हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम यहाँ ग्रुप डी के सेट का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं थोड़ी नज़दीक है, तो मेरे द्वारा जो है इस मामले में आपको जो भी सहयोग करना संभव हो पा रहा है, हम सहयोग कर रहे हैं। तो आइए इस क्रम में आज हम एक और सेट का सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। इसमें आपसे जो प्रश्न नहीं हो पाए होंगे उसका समाधान आप यहाँ देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो है पहला प्रश्न जो आप लोग के सामने है कि करेवा निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जो कि जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। तो देखिए, करेवा निर्माण, करेवा क्या है? करेवा और जाफरान दो शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसा कि तुम जानता होगा कि भारत जो है एक विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी जो होता है विशेषता हिमानी के निक्षेप से बनता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अनेक झील हैं, जैसे कि डल झील, बोरल झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, नागिन झील। इन सभी झीलों के किनारे नमी युक्त वाले क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार का मिट्टी पाया जाता है जिसको करेवा मिट्टी कहा जाता है। इसमें एक विश्व प्रसिद्ध केसर भी पाया जाता है जिसको जाफरान केसर कहते हैं। हालांकि देखिए, बिहार का जो एक सामान्य समाज है वो बहुत सारी चीज़ों से उतना अधिक परिचित नहीं होता है। जैसे कि केसर का उपयोग बड़े पैमाने पर बिहारी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो वो महंगी होती है और हम लोग के यहाँ देखा जाए तो इतनी भी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है। और हालांकि अभी वर्तमान में तो देखा जाए तो बहुत ही बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं, हम भी झेल रहे हैं, सब किसी को झेलना पड़ रहा है। तो हालांकि प्रश्न इससे जुड़ा नहीं है। प्रश्न जो है बेसिकली जुड़ा हुआ है आपको केसर से, जाफरान से और करेवा मिट्टी से। तो देखिए, करेवा मिट्टी जो होता है, करेवा मिट्टी है, कश्मीर में पाया जाता है और ये झीलों के निकट वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कश्मीर हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी, जिसका क्षेत्र 1500 से 1850 मीटर के बीच पड़ता है, उन क्षेत्रों में इन मिट्टियों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जाफरान की खेती भी होगी। जाफरान एक विश्व प्रसिद्ध केसर है। ये अपने सुगंध के लिए, एरोमा के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग देखें तो 2 होगा, कश्मीर हिमालय। दूसरा नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? जैसा कि तुम जानता हो कि हैदराबाद दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहरों में इसकी गिनती की जाती है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी अनंतगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और तेलंगाना के नलगोंडा जिले में जाकर कृष्णा से मिल जाती है। अर्थात मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। जैसे कि कृष्ण के अर्जुन सहायक हुआ करते थे, या आप ऐसा पढ़े होंगे कि हम लोग के धार्मिक ग्रंथों में है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो है मीनाचिल भी एक नदी है। तो मीनाचिल नदी जो है केरल के कोट्टायम में बहती है और दूसरा है नेत्रावती। नेत्रावती नदी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में इसका उद्गम होता है। मुख्यतः इसका क्षेत्र उसी जिले में पड़ता है। लेकिन हाँ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो मूसी नदी है उस पर 2 बांध हैं, हिमायत सागर और उस्मान सागर। और मूसी नदी के एक सहायक नदी पर एक कृत्रिम झील भी है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूसी नदी। गुरुपारा वैसी कोई नदी नहीं है जहाँ तक हमको ध्यान देखा जाए तो। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरे देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों पर नियंत्रण रखता है, चाहे बैंक सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर विदेशी हो। लेकिन बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि 2 कैटेगरी बनाया गया है। एक है नीतिगत दर, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट्स। अर्थात रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है उसको हम लोग रेपो दर कहते हैं। और लघु अवधि के लिए आरबीआई बैंकों को जिस दर पर कर्ज देता है उसको रेपो दर कहते हैं। और वही कर्ज यदि दीर्घ अवधि के लिए दिया जाए तब वो बैंक दर के माध्यम से दिया जाएगा। जहाँ तक रिवर्स रेपो रेट का सवाल है, रिवर्स रेपो रेट क्या है? आरबीआई यदि बैंकों से पैसा लेगा तो उस पर जो दर पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे।
और MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर CRR मेंटेन करने में किसी बैंक को पैसा शाम में घट गया या बैंक के क्लोज होने के टाइम, तो वो RBI से पैसा लेके उस दिन के CRR को मेंटेन कर सकता है, उसको MSF कहा जाता है। तो देखिए RBI बैंकों को ही महंगा कर्ज देगा तो वो हमको तो सस्ता देगा नहीं। जैसे कि मान लो कि SBI को RBI 10% के दर पर कर्ज दे तो हमको पक्का 11% या 12% के दर पर ही कर्ज देगा। तो अब देखिए सवाल ये है कि मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति होता है महंगाई का बढ़ना, अर्थात वस्तुओं का सेवाओं का जो कीमत है एक सीमा से बढ़ जाए उसको हम मुद्रास्फीति कहेंगे। अब मुद्रास्फीति होता क्यों है? मुद्रास्फीति के पीछे मांग बढ़ने का ही कारण है। मांग बढ़ता है तो कीमत बढ़ता है। मांग अब क्यों बढ़ेगा? जब लोगों का आय बढ़ेगा। अगर तुम्हारे पॉकेट में पैसा होगा तो तुम उसको लेके तो बैठे नहीं रहोगे। पैसा एक उछलने वाली चीज़ है, वो बेढ़क के जैसा उछलता है इधर से उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे। तो आप ऐसे समझिए कि पैसा में खर्च होने का प्रवृत्ति होता है। अगर किसी इकोनॉमी में लिक्विडिटी अर्थात जो है पैसे की मात्रा बढ़ जाए, रुपये की मात्रा, धन की मात्रा बढ़ जाए, तो वहाँ मांग बढ़ जाएगा। मांग बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, और महंगाई एक सीमा से पार हो जाए तब उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। तो अगर रेपो रेट RBI बढ़ा दे यानी कि बैंकों को ही महंगा कर्ज दे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे यानी कि बैंकों से पैसा लेके उसको ज़्यादा ब्याज दे, तो देखिए पहला कि रेपो रेट यदि बैंक RBI बढ़ा देगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा, और जब बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा तो हमको वो सस्ता कैसे देगा? तो लिक्विडिटी मार्केट में घट जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, कर्ज कम लेंगे तो महंगाई कम होगा, मांग कम होगा। तो और दूसरा होगा कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा यानी कि बैंक को प्रलोभन देगा कि भाई तुम हमको पैसा दे दो, हम तुमको ज़्यादा ब्याज देंगे। तो वो हमको SBI PNB क्यों पैसा देगा? RBI को में ही डिपॉजिट कर देगा और उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट कमाएगा। और बैंक दर में वृद्धि करके, बैंक दर में यदि वृद्धि करेगा तो फिर कर्ज बैंक कम लेना चाहेंगे, और कम लेना चाहेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि कर्ज महंगा होगा। तब ऐसे परिस्थिति में होगा कि बैंक में, मार्केट में लिक्विडिटी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होगा तो मुद्रास्फीति कंट्रोल में होगा। तो रेपो रेट के बढ़ाने से बैंकों को कम अवधि के कर्ज महंगे हो जाएंगे तो वो हमको भी नहीं देगा, इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे। और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक उससे आकर्षित होकर अपना पैसा आम लोगों को न दे के वो पैसा दे देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ऐसे केस में भी क्या होगा कि उनके साथ देखा जाए तो ऐसे स्थिति में जो है बैंक अपना पैसा RBI के साथ डिपॉजिट कर देंगे। थर्ड है बैंक दर में वृद्धि करके। बैंक दर में वृद्धि होगा तो कर्ज लंबी अवधि का महंगा हो जाएगा, तो मार्केट में कम पैसा होगा, इकोनॉमी में कम इंजेक्शन होगा, तो ऐसे केस में लिक्विडिटी घटेगा, लास्ट में इन्फ्लेशन भी अल्टीमेटली घटेगा। तो हमको इन चीज़ों को फोकस करना है। देखिए एलिमेंटल चीज़ें जो होती है कंसेप्चुअल बेस्ड पर, उसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव आता जा रहा है। पहले के पारंपरिक जो प्रश्न पत्र दिए जाते थे परीक्षार्थियों को वैसे नहीं दिए जाते हैं। अब आपसे उम्मीद किया जाता है कि विषयों का आपके पास एक समझ है, मतलब गहरा समझ है देखा जाए तो। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा कौन सा? 1, 2, 3, अर्थात इसका आंसर 2 होगा। यानी कि तीनों स्टेप यदि RBI लेता है तो इससे मुद्रास्फीति पर लगाम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भटियाली लोक संगीत है। जैसा कि तुम जानता है कि भटियाली लोक संगीत विभिन्न राज्यों के अपने अपने लोक संगीत होते हैं। तो हम लोग का एक राज्य है पूरब में पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जात्रा है, बाउल है, भटियाली है, ये सब लोक संगीत हैं। लेकिन भटियाली लोक संगीत का जो उद्गम है वो बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुआ था। भटियाली लोक संगीत मुख्यतः किनके द्वारा गाया जाता था? आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और अनेक छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। तो इन नदियों में नाविक पहले नाव चलाते थे, तो इन गानों को गाते हुए आगे बढ़ते थे, अर्थात इन लोक संगीत का सहारा लेते थे नाव चलाने के दौरान। तो यहीं से भटियाली गीत का शुरुआत हुआ है। इसके अलावा जानते हो कि गुजरात में जैसे कि गरबा है, दोहा है, महाराष्ट्र में लावनी है, तमाशा है, ये सब जो है लोक संगीत है। आप राज्यों में लोक संगीत जो होते हैं वो याद रखेंगे। आजकल क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि कोई कसीदाकारी किस राज्य में है, GI टैक्स दिए जाते हैं विभिन्न विशेष चीज़ों को, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, या फिर जो कि लोक नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, या कोई परंपरा, उत्सव है, त्यौहार है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल आजकल आप ध्यान देंगे, क्योंकि विविध से क्वेश्चन बड़े पैमाने पर दिए जा रहे हैं देखा जाए तो इसका आंसर कौन होगा? पश्चिम बंगाल 3 होगा। ठीक है, अब इतना भी छोटा मत हो भाई कि हम ही को नज़र मत आओ। वैसे करोगे तो विद्यार्थी नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे कि सर को बोर्ड चलाने नहीं आता है तो क्लास क्या चलाएंगे। खैर जो हो,
द ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। देखो विभिन्न खेलों में विभिन्न प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं स्मैश, तो स्मैश बैडमिंटन में होता है। शटल कॉक बैडमिंटन में होता है। फुटबॉल में पेनल्टी कॉर्नर होता है, पेनल्टी स्ट्रोक होता है। और इसके अलावा हैंडबॉल होता है, बेसलाइन होता है। यहाँ पर दिया द ऑफसाइड ट्रैप। द ऑफसाइड ट्रैप जो है ये फुटबॉल से ही संबंधित शब्दावली है। इसका जो शुरुआत है 1883 में हुआ था और इसका मतलब यही होता है कि गोलकीपर जो है गोल का रक्षण करते हैं विपक्षी जो खिलाड़ी होते हैं उनके खिलाफ। तो उसमें फुटबॉल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। इसका आंसर 2 होगा, फुटबॉल होगा। भारतीय संविधान सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तुम लोग भी सोचता होगा कि इधर पढ़ा लिखा हल्का पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम थोड़ा जानकारी भी रखते हैं। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? अब जनता का पैसा क्या हुआ भाई? हम लोग टैक्स देते हैं तो वो पैसा कहीं जाके जमा तो होता होगा। अभी हाल ही में तुमने देखा होगा कि ITR दाखिल करने का जो है 31 दिसंबर तक ITR दाखिल करने का जो है अंतिम तिथि तय किया गया था। यानी कि 31 दिसंबर तक लोग अपना कर जमा हड़बड़ी में जमा कर रहे थे। हम भी लास्ट में जमा किए थे जब 1-2 दिन बचते। हम हर काम लेट से ही करते हैं, मेरा ये एक नेचर देखा जाए तो इसमें आप समझिए कि प्रश्न जो पूछा गया कि देखिए सरकार के द्वारा जनता का पैसा सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार जनता का पैसा खर्च तो करता ही है, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं तो वो पैसा सरकार के पास ही जाता है, उनके फंड में जमा होता है। हम लोग के यहाँ 2 प्रकार का फंड है, 2 प्रकार का निधि है, संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि में सभी पैसे जमा होते हैं। हम लोग के टैक्स का पैसा, सरकार को जितने भी राजस्व मिलते हैं वो, यानी कि कर, राजस्व, और यदि सरकार किसी दूसरे देशों से ऋण लेता है जैसे कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, या दुनिया की जो वैश्विक वित्तीय संस्थाएँ हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सभी से कर्ज देती है तो वो सभी पैसा कहाँ जमा होता है? वो पैसा जमा होता है संचित निधि में। अब बोलिए कि संचित निधि का जिक्र कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 266 में। लेकिन संचित निधि में पैसा जमा तो हो गया, कर का पैसा, राजस्व का पैसा, लिए गए ऋण का पैसा या अन्य किसी प्रकार का आय जिससे पैसा जमा हुआ संचित निधि में। लेकिन इसको खर्च करने के लिए सरकार को कौन से तरीके अपनाने पड़ते हैं? संचित निधि का जो पैसा है सरकार संसद की अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकता है। अर्थात संसद में जब तक संसद के द्वारा सरकार को अनुमति न मिल जाए, यानी कि संसद में विधेयक पेश करना होता है। जैसे कि तुमने जानता है कि बजट भी एक प्रकार से वित्त विधेयक है जो प्रत्येक साल है, जो कि फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता है। तो बजट जो होता है, बजट संसद में पेश किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के धन का प्रावधान किए जाते हैं, प्रोविजंस किए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे बजट जो पेश किया जाता है तो बजट में जो भी धन सरकार के द्वारा दिया जाता है ये सभी संचित निधि से निकाले जाते हैं, और बजट में जो भी विनियोग विधेयक होते हैं उस पर खर्च किए जाने वाले धन जो है संचित निधि से ही दिए जाते हैं। लेकिन अब ये समझिए कि संसद का बैठक तो हमेशा नहीं हो सकता है। मान लो कि पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना हो गया, या मान लीजिए कि अरब सागर में कोई तूफान उत्पन्न हो गया, या बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान के कारण उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तो जो है ना प्रभावित हो गया, तुरंत राहत पहुंचाना है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उनके पास एक आकस्मिक निधि भी होता है जिसका जिक्र अनुच्छेद 267 में है, और आकस्मिक निधि से कार्यपालिका पैसा निकाल सकती है। कार्यपालिका का मतलब क्या है? सरकार समझो, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद, ये स्वयं डिसीजन लेके तत्काल पैसा निकाला जा सकता है। तो आकस्मिक निधि इसीलिए बनाया ही गया है कि कोई वैसा विपरीत परिस्थिति जब पैसा तुरंत तत्काल जरूरत हो तब उसके लिए संसद का बैठक अनिवार्य नहीं है। वैसे केस में जो है अनुच्छेद 267 में संविधान का जो है आकस्मिक निधि का चर्चा किया गया। आकस्मिक निधि में वर्तमान में देखा जाए तो 500 करोड़ रुपये का राशि रखा गया है। 500 करोड़ रुपये की राशि है जो कि वर्तमान में आकस्मिक निधि में रखे गए। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। देखो राष्ट्रपति का सवाल है, जैसे कि राष्ट्रपति पहला विकल्प में है, तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और इनका जो इनके लिए जो संविधान में 52 से लेकर 62 तक है जो कि इनके अनुच्छेद दिए गए हैं। दूसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तुम्हें जानता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जितने भी सार्वजनिक कंपनियां हैं, सरकारी निकाय है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, उस सभी के आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा लोकसभा का जहाँ तक सवाल है, लोकसभा अनुच्छेद 79 में तुमने सुना होगा कि संसद का गठन का बात है, और संसद का ही एक है जो कि घटक है लोकसभा। तो लोकसभा राज्यों के हम लोग का लोगों का सभा है, और यहीं पर चुन के हम लोग के वोट से सांसद जाते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं, और सरकार या मंत्रिपरिषद इन्हीं के प्रति उत्तरदायी भी होता है। तो इसके बाद हम लोग है जो कि क्वेश्चन नंबर
7 देखेंगे, 6 हम लोग देख चुके, 6 तक ठीक। 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुन लिया था। देखो 1857 का विद्रोह जो है भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना है। जहाँ तक 1857 के विद्रोह का सवाल है, 1857 का विद्रोह एक व्यापक विद्रोह था। इसके पहले जितने भी विद्रोह हुए, चाहे मान लो सन्यासी का विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, चुआर का विद्रोह हो, पोलीगर का विद्रोह हो, सभी स्थानीय प्रकृति के थे, लोकल लेवल के थे, अर्थात इनका नेचर लोकल लेवल का था। लेकिन 1857 का विद्रोह जो था वो व्यापक विद्रोह था। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, मंगल पांडे के बारे में आप सुने होंगे। मंगल पांडे के द्वारा जो है बैरकपुर में जो चर्बी युक्त कारतूस था उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था और उनके द्वारा जनरल बाग को घायल कर दिया गया था इस कोशिश में। तो आप ऐसे समझें कि मंगल पांडे जो है सैनिकों के मन में ऐसा विद्रोह का भावना उत्पन्न कर चुके थे। 10 मई 29 मार्च 1857 को घटना हुआ था मंगल पांडे का, और 10 मई देखिए भाई वर्षा पड़ रहा है, ठंडा बढ़ गया तो उसका बड़ी तेज़ी से असर हम पर पड़ गया, लेकिन खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बिल्कुल अपने काम में सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। देखो तो इसमें क्या है कि जैसा कि 10 मई 1857 को तुम जानता है कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे मेरठ में विद्रोह किए, उनके द्वारा किया गया था। बाद में वो पैदल है जो कि चल के दिल्ली पहुंचे थे और बहादुर शाह जफर को अपना राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया। लेकिन 1857 का विद्रोह तुम जानता होगा कि असफल हो गया, क्योंकि एक तो इसमें क्या था कि एकता उतने ज़्यादा भारतीयता का भावना नहीं था। आज जैसा हम लोग सोचते हैं कि भाई भारत के किसी भी हिस्से में कोई समस्याएं होती है तो हम भी चिंतित हो जाते हैं या विचार करते हैं, या हम लोग के सीमा पर यदि पंजाब या बंगाल का या किसी अन्य राज्य का सैनिक शहीद होता है तो हम उसके प्रति काफ़ी सम्मान व्यक्त करते हैं। उस समय ऐसा भी था कि पंजाब के सैनिक को बंगाल के सैनिक पर बंगाल के जनता पर गोली चलाने में कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरह से एक तरह से एकता का भी अभाव था, संचार का अभाव था। आज व्हाट्सएप पर तुरंत वायरल हो जाता है हर चीज़। मेरा वीडियो भी खाली को वायरल नहीं हो रहा है, समझे ना। हम चाहते भी नहीं हैं कि ऐसा हम इतने तुरंत ऊपर उठें। मेहनत करके अगर हम लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे तो थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, देखा जाए तो तभी हमको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा ऐसा आवश्यकता नहीं है। हाँ तो देखिए इसमें क्या है कि 1857 का जो विद्रोह है उसमें फैजाबाद अयोध्या के निकट है। अयोध्या फैजाबाद एकदम जुड़वा शहर, एकदम बगल में ही है, समझो कि अयोध्या ही फैजाबाद है। और देखा जाए तो फैजाबाद में उनके मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इसमें एक शाह मल्दिया, ये पश्चिमी यूपी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि मंगल पांडे बैरकपुर की घटना, और जहाँ तक नाना साहब का सवाल है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा जो है ब्रिटिश कमांडर हेनरी लॉरेंस को हराया गया था। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा गया होगा, इसको पढ़ लेना तुम लोग, ठीक। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। जहाँ तक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का सवाल है, जैसे कि देखो हर शहर में लोगों के रहने का जीवन स्तर होता है। अब हम बोलते हैं मुंबई माया नगरी है, चमक दमक की दुनिया है। पटना में जाइएगा तो लगेगा कि व्यवस्था ठीक नहीं है, थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और ग्रेटर जो है पटना का निर्माण किया जा रहा है, मेट्रो वगैरह शुरू किए जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो अनेक शहरों में जो है लोगों का जीवन स्तर अलग अलग है। शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा जो मंत्री हरदीप सिंह पुरी जिस समय थे, उस समय जो कि 2020 में इसका रिपोर्ट जारी किया गया था कि विभिन्न शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो देखो इसको 2 कैटेगरी बनाया गया। 10 लाख से जो आबादी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उसमें बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, ये तीनों शीर्ष पर हैं। यानी कि सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो बेंगलुरु का रैंकिंग है। यानी कि अब जानते हो कि बेंगलुरु गार्डन सिटी है, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य के लिए हमेशा दक्षिण भारत में लेकिन उतना गर्मी नहीं पड़ता है, मौसम हमेशा सदाबहार रहता है, तो रहने के लिए तो अच्छी परिस्थितियाँ वहाँ हैं ही। इसके अलावा पुणे और जो अहमदाबाद है वो दोनों अलग रैंक पर। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में यदि श्रेष्ठ शहरों को देखें तो शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा है। तो लेकिन देखो इसमें एक तथ्य और भी दिया गया है, कहीं पूछ लिया जाए आपसे कि भाई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया या राज्य के शहरों को शामिल नहीं किया गया है, तो वो होगा पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी डाटा नहीं सही से दे पाई थी, तो इस वजह से जो है ऐसा नहीं हो पाया।
एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये खिलाड़ी है थोनाकल गोपी, जो 3 नंबर के विकल्प में। थोनाकल गोपी जो है चीन के, आप समझिए, डोंगुआन में आयोजित एशियाई मैराथन में जो कि गोल्ड जीते थे, और इनके द्वारा 15 मिनट 48 सेकंड का समय लिया गया था। मैराथन एक प्रकार का दौड़ होता है देखा जाए तो। इसका आंसर है जो कि 3 होगा। कि देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ वाला देश होना चाहिए। तो खिलाफ उस समय कौन था? अंग्रेज मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, अर्थात जो समझिए कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब मित्र राष्ट्र में आते थे, लेकिन जर्मनी, इटली, जापान धुरी राष्ट्र में थे। तो धुरी राष्ट्र से ही तो वो मदद लेंगे मित्र राष्ट्र के खिलाफ। तो ब्रिटेन का, चूंकि हम लोग के भारत पर संपूर्ण रूप से उसका कब्जा था, तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने के लिए। हिटलर हालांकि बड़ा खूंखार आदमी था, आपके सामने आ जाता तो आप घबरा ही जाते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वो जिगर वाले थे। तो मैं जानता हूँ कि ICS का परीक्षा पास किए थे, और गांधी जी से मतभेद होने के बाद जो है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता से भी त्यागपत्र दे भी दिए थे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल क्या है कि हमको इस बात को समझना होगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, जापान के साथ मिलके। और अंडमान निकोबार द्वीप के 3 द्वीपों को वो जीत चुके थे। हालांकि अभी तुम लोग जानता होगा कि थोड़े दिन पहले जो कि उनका नाम है जो कि द्वीपों का बदला भी गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा जर्मनी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के हिटलर से मिलने गए थे। निम्न प्रश्न, ट्रॉपिक स्तर में किसमें ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निहित होती है? अब देखिए, सवाल यह है कि सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत है कौन? सौर मंडल में तुम जानता है कि सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, और सूर्य से ही सौर मंडल के सभी ग्रहों पर जो है, आप समझिए कि ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। सभी ग्रहों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर पारिस्थितिकी की पिरामिड बनाया जाए तो सबसे नीचे आएंगे हरे पेड़ पौधे, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक। द्वितीय में आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि हिरन और बकरी, जो हरे पेड़ पौधे पर आधारित है। तृतीय में आएंगे जो हिरन और बकरी को खाते हैं, शेर और चीता, वो द्वितीयक में आएंगे। और तृतीयक में आएंगे मनुष्य, कुत्ता, चूहा, ये सब आते हैं। लेकिन ऊर्जा कैसे इनमें ट्रांसफर होता है? अगर पेड़ पौधों को 1000 जूल मिलेगा तो उसका 10% अर्थात 100 मिलेगा हिरन और बकरी को। उसका फिर 10% 10 मिलेगा किसको? जैसे कि शेर और चीता को। उसके बाद उसका 10% मनुष्य को, कुत्ता को, यानी कि 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक लेवल में 10% मिलता जाएगा। जैसे कि अगर इसको 100 मिला है तो इसका 10% 10, इसको 1%, इसको 0.1%। इस प्रकार से ऊर्जा ऊपर की ओर घटता चला जाएगा। तो आप इसमें पूछा है कि ऊर्जा की अधिकतम मात्रा, तो सबसे नीचे यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता है। जो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है हिरन और बकरी, उनको इसका 10% मिलेगा। और जो सेकंड लेवल कंज्यूमर है जो शेर और चीता हैं, उनको इसका 10% 1% मिलेगा। और जो थर्ड लेवल में आएंगे जो कीट मकोड़े हैं, हम लोग हैं, हम लोग भी कीड़े मकोड़े हैं। मनुष्य का जीवन क्या है? आया है जमीन से उत्पन्न हुआ, जमीन में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम लोग भी उसी तरह से हैं, तो हम लोग लास्ट में हो जाते हैं, तो 0.1% मिलेगा। इस प्रकार से ऊर्जा जो है ट्रांसफर होता है। तो इसको ऊर्जा का नियम भी कई बार बोला जाता है कि ये ऊर्जा का नियम है, समझा ना। और इसमें देखा जाए तो इसका आंसर अगर होगा, इसमें उत्पादक होगा, इसका आंसर 4 होगा। पानी में आर्सेनिक विषाक्तता कुछ राज्यों की समस्या, जैसे पश्चिम बंगाल। देखो, पानी में आर्सेनिक जो विषाक्तता है, आर्सेनिक एक प्रकार से हम लोग के लिए काफ़ी हानिकारक है। भारत के कुछ राज्यों में आर्सेनिक की समस्या, जैसे कि खासकर पश्चिम बंगाल में। हालांकि आर्सेनिक देखिए उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है जहां भौम जल का अतिशोषण हुआ है, यानी कि ज़मीन से ज़्यादा पानी निकाल लिया गया। क्योंकि आर्सेनिक भारी होता है तो वो निचले तल पर होता है, और बोरिंग का तुम गहराई बढ़ाते जाओगे तो आर्सेनिक का मात्रा नीचे बढ़ता जाएगा। इससे ब्लैक फुट डिजीज होता है, यानी कि शरीर थोड़ा सा और सांवला या काला हो जाता है। तो समझो कि इसका सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव आर्सेनिक युक्त पानी का पड़ेगा किस पर? पिगमेंटेशन का बदलना, यानी कि शरीर का जो कलर है वो थोड़ा बदल जाता है, इसके वजह से सांवला या काला हो जाता है। तो 1 मिनट, इसके अलावा हम लोग अगला सवाल फिर देखेंगे। 13 नंबर का, रासायनिक रूप से चूना लोहा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में समृद्ध है। अब देखिए, हाँ, इसके अलावा इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। देखो, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये प्रश्न को पढ़ने से आपको पता चला होगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है, मतलब जो भी प्रश्न सामने है उसको पढ़ने से आपको ये पता चला होगा
कि जो तथ्य दिए गए हैं वो एक मिट्टी से संबंधित है और वो मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी तुम लोग जानता है कि भारत के गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, उत्तरी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, या तमिलनाडु के थोड़े बहुत क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस का कमी होता है। हालांकि देखो ह्यूमस फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों का कमी होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ हमको समझना होगा कि काली मिट्टी मुख्यतः जो है कपास की खेती के लिए जाना जाता है। काली कपासी मिट्टी का नाम सुने होंगे, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, लेकिन जो पुराने काली मिट्टी होते हैं उसको रेगुर कहते हैं। लेकिन नमी वाले क्षेत्रों में जो काली मिट्टी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? चेरनोजम, जो कि रूस वगैरह या जो साइबेरियाई क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है उसको चेरनोजम कहा जाता है। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से नाभिक के अस्तित्व को साबित किया गया? देखो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, भाई मेरा पेन कहाँ चला गया, यहाँ पर है, ठीक। देखो रदरफोर्ड के द्वारा 1911 से 1913 के बीच जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक सोने के पतले पत्थर पर इनके द्वारा अल्फा कणों से, अल्फा तुम जानता है कि हीलियम प्लस प्लस होता है, और इससे जो है प्रहार किया गया था तो परमाणु का अधिकांश भाग खाली था, अर्थात अल्फा कण आसानी से पार कर गए थे। कुछ अल्फा कण जो था अपने मार्ग से विचलित हो गया था, इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित हो गया था। अब देखिए अल्फा कण पर चूंकि प्लस चार्ज होता है तो बीच में कोई प्लस चार्ज होगा तभी है जो कि ये विचलित हो सकता है। यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, और ये भी है कि 20,000 में एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट गया था। तो देखिए इसमें क्या है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो 1911 से 1913 के बीच किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, इसमें क्या है कि रदरफोर्ड के द्वारा सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों से बमबारी किया गया था, जिससे उनको 3 चीज़ों का पता चला था। एक तो कि अधिकांश अल्फा कण पार कर गए थे, जिससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, इसका मतलब कि अल्फा कण पर प्लस चार्ज है तो मार्ग से विचलित तभी होगा जब दूसरा पर भी प्लस चार्ज होगा, अर्थात विकर्षण होगा। यानी कि मध्य में कोई ऐसा पिंड है, ऐसा कोई निकाय है जिस पर भी प्लस चार्ज है, और 20,000 में एक अल्फा कण वापस अपने पथ पर लौट जाता था। इसका मतलब है कि बीच वाला भाग इतना मजबूत है कि उसको तोड़ के अल्फा कण बाहर जा नहीं पाया। इसका मतलब है कि बीच में कोई मजबूत केंद्रीय भाग है जिसको उनके द्वारा नाभिक कहा गया। तो नाभिक में तुम लोग जानते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। इस काम में उनको गीगर मार्सडेन जो 2 सहयोगी थे उनसे उनको सहायता मिला था रदरफोर्ड साहब को। पहले तो इसको मिटाना होगा, फिर इसको बैक करना होगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कितना बार तुम लोग का आंसर मारा होगा था आँख मूंद के कि रॉकेट किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर आधारित, रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। देखिए रेखीय संवेग का संरक्षण कहाँ होगा? अगर कोई रेखीय दिशा में आगे बढ़ रहा है और बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो रॉकेट तुम जानता होगा कि अपने ही ईंधन के जलने के कारण चलता है। उसका ईंधन जो धुआं होता है वो पीछे की ओर निकलता है, यानी कि जलकर पीछे की ओर धुआं निकलता है, तो उसके कारण रॉकेट को आगे की ओर बल मिलता है। तो यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया का बात है। जैसे धुआं पीछे की ओर जाएगा तो रॉकेट को प्रोपल्सन आगे की ओर मिलेगा। हालांकि देखो रॉकेट और जेट जो वायुयान होते हैं या एरोप्लेन होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? हम लोग एरोप्लेन को ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन का कमी होता है, और ईंधन को जलाने के लिए हमको हर हाल में ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे कि रॉकेट तो अंतरिक्ष में चला जाता है भाई, तो एक ऐसे रॉकेट अपने साथ ऑक्सीडाइजर को ले जाता है, यानी कि जो ऑक्सीकारक होते हैं उसको वो ले जाता है और साथ में ले जाता है, यानी कि उनको ऑक्सीजन को बाहर से वायुमंडल से सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा। रॉकेट आगे की ओर, रॉकेट का आगे की ओर, रॉकेट के धुआं का पीछे की ओर संवेग होगा तो रॉकेट का आगे की ओर संवेग होगा, यानी कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, यानी कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ठीक, इत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विशिष्ट स्वादिष्ट मामले में भी इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। अब इत्र के बारे में, इत्र को हम लोग ठेठ भाषा में सेंट बोलते हैं कि भाई वो सेंट लगाए हुए हैं। जो आजकल पार्टी सार्टी में आप जाते हैं तो थोड़ा उम्मीद करते हैं कि सेंट लगा लें, सेंट छिड़क लें कि कोई हमसे थोड़ा बहुत हल्का प्रभावित हो जाए, या जो भी हो अपने स्तर से आप तैयारी पूरा कर लेते हैं। कितने लोग क्लास में भी पूरे तैयार होकर आते हैं। खैर अपना अपना मेंटालिटी का बात है। अच्छा है, देखा जाए तो इत्र का जहाँ तक सवाल है, इत्र जो होता है जिसको हम लोग, अगर हम समझदार पढ़ा लिखा आदमी हैं तो हम इसको परफ्यूम बोलेंगे, हमेशा परफ्यूम शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन परफ्यूम अभी तुम लोग हाल ही में पढ़ा होगा कि कानपुर के इत्र व्यापारी के यहाँ 250 करोड़ रुपया एक बार में मिल गया, समझे ना, जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित था। तो समाजवादी पार्टी बात बोला कि नहीं तो बीजेपी का आदमी है।
आपने ही आदमी को धार लिया। लेकिन खैर देखिए, ये सब तो समाचार पत्रों की बात है, हम यहाँ एक विषय का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो इत्र बनाने के लिए जो है एस्टर का प्रयोग करते हैं। एस्टर एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमा शब्द जहाँ आ गया समझ लो कि सुगंध निकलेगा। तो एस्टर जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसका प्रयोग हम लोग इत्र बनाने में करते हैं, यानी कि परफ्यूम के निर्माण में करते हैं। तो इसका आंसर 2 होगा। और एस्टर का उपयोग किया जाता है और बेरासायनिक यौगिक हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के बीच अभिक्रिया से बनाए जाते हैं। इनमें कौन सा कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? कृत्रिम कीटनाशक नहीं भी हो सकता है, जैसे कि समझो कि सिक्किम भारत का पहला कार्बनिक राज्य है जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता है। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसका प्रयोग वो लोग 2002 में ही देखा जाता है, वो एक जो है ना ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका था सिक्किम जो। लेकिन देखिए इसमें सवाल है कि इसमें पैराकेट है। पैराकेट जो है एक जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, लेकिन बाकी जितना देख रहे हैं कि डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड या एल्ड्रिन है, या इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि टॉक्साफिन है या ऑर्गेनोक्लोरीन है, ये सब जो है सब कृत्रिम कीटनाशक है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर जो है कीटों के नियंत्रण पर किया जाता है। पैराकेट भी एक कीटनाशक ही है, लेकिन ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो इसका आंसर 2 होगा, पैराकेट होगा। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन की शुद्ध रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण है। तो देखो यूरेनियम 235 भारी नाभिक है। विखंडन के लिए तुम्हें जानता होगा कि एक भारी नाभिक पर एक मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं तो वो नाभिक 2 भागों में टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, देखिए विकल्प यहाँ पर काट दिया गया है। विकल्प जो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें पहला विकल्प नहीं है, सॉरी हम ही को नजर नहीं आया था। 1 2 3 4 यानी कि चारों विकल्प आपको दिए गए हैं। तो यूरेनियम पर मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार करेंगे तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलता है। तो यूरेनियम जो है यूरेनियम 92-235 पर जब हम मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं तो बेरियम 139 और 56 में टूटेगा और क्रिप्टन 94 और 36 में टूटेगा और 3 न्यूट्रॉन साथ में निकलेंगे। उसके अलावा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलता है। तो मैं जानता होगा कि नाभिकीय विखंडन का खोज जो है ऑटो हॉनर स्ट्रासमैन के द्वारा 1939 में अमेरिका में किया गया था। आप लोग मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिसके तहत अमेरिका का परमाणु बम, पहला परमाणु बम का विकास किया गया था और उसी परमाणु बम को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो परमाणु विखंडन अपने आप में एक लैंडमार्क डिस्कवरी साबित हुआ। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन के E=mc² के फार्मूले पर आधारित है। अल्बर्ट आइंस्टीन को हमेशा मलाल रहा कि इस फार्मूला को देने के बाद इसका उपयोग करके लोगों ने परमाणु विखंडन को खोजा और साथ में परमाणु बम का जापान पर गिरा के इसका उपयोग भी कर लिया। इसका दुख उनको था, लेकिन उनको द्वारा कहा गया कि नहीं, हम तो इसको शांति के लिए या विज्ञान में तरक्की के लिए इसका खोज किए थे। देखिए ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसके कारण होता है? जैसे तुम लोग अपने जीवन काल में कई बार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह देखा होगा। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य के सामने सूर्य के प्रकाश को कोई ग्रहण लगा दे। जैसे तुम्हारे जीवन में भी कोई आदमी कभी कभी कोशिश डिस्टर्ब करने का करेगा, मतलब समझो कि वो ग्रहण लगा रहा है। या होता ना है कि आजकल कोचिंग संस्थानों पर के भविष्य पर ग्रहण लग गया कोरोना वायरस के वजह से, यानी कि टीचर कैसे भाई खाए पिए जब विद्यार्थी न रहे और कोई 2 पैसा दे ही नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। बड़ी समस्याएं खड़ा हो रही है देखा जाए तो। हालांकि देखा जाए तो हम इस बात के लिए तो उतना इससे हम प्रभावित नहीं हैं, हमको ऐसा भी है। लेकिन देखिए पूरे जो है भारत में जो निजी क्षेत्र के शिक्षक हैं जिनको बहुत बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके बेहतरी के लिए कुछ जल्दी हो, उनका समय अच्छा फिर से वापस आए। अन्यथा देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं। देखिए इसमें हालांकि हम ग्रहण पर बोल रहे थे। देखो ग्रहण जो होता है इसमें सूर्य ग्रहण का जहाँ तक सवाल है, सूर्य ग्रहण, सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर आने से यदि कोई रोक देता है तो समझो वो सूर्य ग्रहण, यहाँ पर सूर्य के रोशनी के सामने वो ग्रहण लगाने का कार्य किया जा रहा है।
तो सूर्य ग्रहण क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण की परिस्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य ग्रहण आंशिक भी हो सकता है, सूर्य ग्रहण पूर्ण भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होगा तो भी उसको किनारे चमकते हुए नजर आते हैं, जिसको हम लोग सूर्य किरीट बोलते हैं, उससे भी कुछ प्रकाश की मात्रा आती ही है। तो सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से देखना सूर्य को खतरनाक होता है, क्योंकि उस रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। अल्ट्रावायलेट किरण तुम लोग जानता होगा कि खतरनाक किरण है। हालांकि देखो, बहुत कम मात्रा में अल्ट्रावायलेट रे को लिया जाए तो वो कैंसर को ठीक कर सकता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो कैंसर डेवलप कर सकता है। लेकिन आँखों के में रोशनी वो पड़ेगा तो वैसा जो है आपको अपरिवर्तनीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय आप नंगी आंखों से सूर्य को नहीं निहारेंगे। वैसे कोई निहारता कहाँ, निहारता है किसको, चांद को, ठीक है। अब किसी किसी का चांद पृथ्वी पर ही मौजूद होता है, बोलता है कि तुम चांद के समान हो। 20 नंबर, एक स्वरित्र 0.1 सेकंड में 7.5 कंपन करता है तो उसकी आवृत्ति होगी। देखिए, स्वरित्र होता है जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, और ट्यूनिंग फॉर्क, देखिए आवृत्ति का परिभाषा क्या है, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। यहाँ 1 सेकंड नहीं है, 0.1 सेकंड है। तो 0.1 सेकंड में 7.5 कंपन। हम देखो डायरेक्ट 7.5, जब 7.2 लिखते हैं छठा का मास्टर के जैसा, तब प्राइमरी स्कूल, तब तो ठीक नहीं होता। 1 सेकंड में होगा 7.1 बटा होगा 0.1, इसको काटेंगे तो आएगा 75 हर्ट्ज, अर्थात 75 हर्ट्ज इसका आवृत्ति होगा। आंसर इसका 1 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देख चुके हैं, 20 नंबर का। फिर रदरफोर्ड भाई साहब आ गए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, परमाणु में न्यूक्लियस, अर्थात इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। ये हम तुम लोग को डिटेल बता चुके हैं। 1911 से 1913 के बीच एक्सपेरिमेंट चला गया। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। परजीवी शब्द क्या होता है, परजीवी शब्द जैसे ही है तुम अपने बारे में सोचो। जब तक तुम गार्जियन से पैसा ले रहे हो तब तक तुम परजीवी हो। जब तक तुम अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम है जो कि स्वजीवी नहीं बनोगे। परजीवी होता है जो दूसरे पर आधारित होता है। तो जीव जंतुओं में भी परजीवी होते हैं, वनस्पतियों में भी होते हैं। यहाँ देखो फिगर में दिखाया गया है कि एक वनस्पति जो है ये लिपटा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक वनस्पति जो है, एक लता जो है एक तने के चारों ओर लिपटा हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि कसकूटा एक वनस्पति होता है जो तने में इस प्रकार से ऐसे लिपटा होता है। जो लता है उसका जड़ जमीन में नहीं होता है, उसी तने से वो पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है, अर्थात उसको भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। जिस होस्ट प्लांट के चारों ओर वो लिपटा रहेगा उसी से पोषक तत्व प्रत्यक्षता प्राप्त करता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप समझें कि परजीवी का जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया उसका आंसर होगा कसकूटा 3 होगा। निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में Kc तथा Kp का मान बराबर है। Kc और Kp क्या है, जैसे कि कोई रिएक्शन, जैसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन मिला तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना। हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने के बाद जितना ऊर्जा देना पड़ रहा है हमको हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने में, उतना ही ऊर्जा उसको तोड़ने में भी देना पड़ेगा। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अभिकारक के साइड से और उत्पाद के साइड से, दोनों साइड से सेम होंगे। इसीलिए यहाँ पर Kc बराबर Kp होगा। तो इसका आंसर 1 होगा। हाइड्रोजन और आयोडीन द्विपरमाणविक है तो ए दिया है, तो ये तो खैर वो अलग बात हुआ। यहाँ पर इसका हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है देखा जाए तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नवकीय संयंत्रों में निम्नलिखित में किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है। देखो नवकीय संयंत्र को चलाने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे कि एक होता है, देखो नवकीय जो संयंत्र है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया होता है। श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब है कि परमाणु विखंडन को हम कंट्रोल करते हैं। तुम जानते हो कि जब एक यूरेनियम का परमाणु टूटेगा मंद गति वाले न्यूट्रॉन से तो 3 न्यूट्रॉन डेवलप होंगे और 3 यूरेनियम परमाणु को तोड़ेंगे। फिर उसके बाद 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो फिर 9 को तोड़ेंगे, फिर 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो अनियंत्रित नहीं होने देना है उसको, नियंत्रित में। अगर अनियंत्रित होने दोगे तो ये परमाणु बम बन जाएगा, और परमाणु बम बहुत ही विभीषणकारी होता है। वो तो आप हिरोशिमा और नागासाकी की घटना देख चुके हैं। आज तो इतने आधुनिक परमाणु बम बन चुके हैं, और पाकिस्तान हमेशा भारत को इस बात के लिए खौफ देते रहता है कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी के समय नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट किया था। लेकिन हाल ही में देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा कहा गया कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम त्यागते हैं, यानी कि पहले हम हो पटक सकते हैं, समझे। ऐसा है जो कि है, ठीक है। तो नवकीय संयंत्र को चलाने के लिए हमको
दो चीज़ों का, एक तो मंदक और दूसरा नियंत्रक छड़ है, यानी कि जो कंट्रोलिंग रॉड्स होते हैं और जो मंदक होते हैं, दोनों का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, जबकि कैडमियम और बोरोन जो कि नियंत्रक छड़ हैं, जो उसका काम है 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को हटा लेना, यानी कि अवशोषित कर लेना। तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी कि 3 होगा। ठीक, आगे चलो, सही मिलान कीजिए। इसमें मांसाहार में आप समझिए कि कैल्शियम और प्रोटीन दिया है। मांसाहार में प्रोटीन होता है, कैल्शियम नहीं होता है। कैल्शियम हड्डियों में होता है, कैल्शियम फास्फोरस जो मुक्ता है हड्डियों में पाया जाता है। मछली में देखिए मंड और विटामिन जो है, मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मछली में तो नहीं मिलेगा, लेकिन विटामिन बड़े पैमाने पर होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी होते हैं उसमें। दूध में रेशा और खनिज, दूध में खनिज तो खैर होंगे, लेकिन रेशा तुम देखा, रेशा का मतलब क्या है, जैसे कि कोई फल खाते हैं उसमें रेशेदार चीज़ होते हैं, बेल है, आम है, उसमें रेशा होते हैं ना। तो इसमें कोई रेशा या फाइबर्स तो होते नहीं हैं। दूध में अगर कोई फाइबर मिल जाए गलती से तो फिर आपको पीने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि भाई अभी इसमें कोई ना कोई उसको गलत तौर पर आप लेंगे। हाँ, अन्न पितक में प्रोटीन और वसा दोनों होते हैं। प्रोटीन का मात्रा हालांकि काफ़ी कम होता है, तो इसका आंसर होगा 4, अन्न पितक, प्रोटीन और वसा। हालांकि अंडा का जो पीला भाग होता है उसमें ज़्यादा वसा होता है, उजले भाग में प्रोटीन होता है, लेकिन पीले भाग में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी होता है, डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब परटूसिस, टी का मतलब टेटनस। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, तीनों का ट्राई वैक्सीन है डीपीटी, यानी कि तीनों रोगों में से किसी के लिए भी सम्मिलित रूप से दिया जा सकता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ये आंसर इसका होगा 1। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया है रोग। देखो, विश्व भर से समाप्त कर दिया गया है चेचक को। तुम लोग जानता होगा कि चेचक वेरियोला वायरस से होता है। 1979 में WHO घोषणा किया था कि अब चेचक को पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए इसमें कुष्ठ रोग दिया। कुष्ठ रोग होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, इसलिए इसको लेप्रोसिस भी बोलते हैं। और पोलियोमाइलाइटिस से पोलियो होता है, और छोटी माता होता है बैरीसेला वायरस से। इसका आंसर होगा 4। सर्पों की 20 ग्रंथियाँ किस किस समांग है, मतलब ये मांग नहीं है, समांग है। जैसे कि हम लोग के मुंह में लार ग्रंथि होता है, लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, उसी तरह से जो सांप का 20 ग्रंथि है हम लोग के लार ग्रंथि के समान ही है। जैसे कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसी तरह से सर्पों में 20 ग्रंथियाँ होती है। और 20 ग्रंथियों, अब जैसे देखिए सर्प जब भी खतरे में होता है, उसको खतरे का आभास होता है, तो किसी को बाइट करता है, काटता है, तो दवा पड़ने की वजह से 20 जो है उसके लार ग्रंथियों में, अर्थात 20 ग्रंथियों में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, और व्यक्ति जो है व्यक्ति के में उसके बीच प्रवेश कर जाते हैं, तो कितने बार व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव पुरुषों में शुक्राणु व मूत्र दोनों के प्रवाह का अवनिष्ठ मार्ग बनता है? तुमने जानता होगा कि जैसे जो मनुष्य का लिंग होता है उसी से दोनों बहते हैं, शुक्राणु भी बहते हैं और मूत्र तो बहते ही हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, फिगर में जैसा कि आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा जूम करके, कि देखो यहाँ पर क्या है कि मूत्राशय है, मूत्राशय से इस नली के माध्यम से मूत्र जो है लिंग होते ऐसे बाहर निकलता है। या आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रीसन है जहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है, इस प्रकार से ऐसे स्पर्म इजेक्ट होता है और उत्तेजना के समय, और इसके बाद स्पर्म इस प्रकार से नली से बहते हुए यहाँ पर आके जो मूत्र नली होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के निकट वहाँ पर मिल जाता है, और बाकी बाद में वही जो मार्ग है उसी को अपनाता है। यानी कि जो शुक्राणु है और जो मूत्र है, यूरिन है और स्पर्म है, दोनों एक ही नली से, एक ही जो ट्यूब्स है उसी से बाहर आते हैं, इजेक्ट होते हैं। हुन के नियमानुसार कार्बन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखो हुन के नियम के अनुसार क्या है कि एक ऑर्बिटल भरेगा तो उसके बाद अगला ऑर्बिटल भरेगा, यानी पहले हाफ पेयर भरेंगे, फिर उसके बाद फिर पहले एक ऑर्बिटल कंप्लीट, पहले हाफ पेयर, फिर फुल होंगे, फिर बाकी ऑर्बिटल भी भरते जाएंगे, फिर हाफ और फुल होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर 1 होगा 1:2 2:2 2p2। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1:2 2:2 और 2p2, अर्थात 2 2 4 2 6। इसका आंसर 1 होगा। इसके बाद जो है मैं पहले मिटाने दो भाई, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी, डिजिटल बोर्ड भी चलाना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। जैसे कि तुम ऐसे समझो कि जो देहाती आदमी गामछी कंधा पर रखे हैं उसको बोले कि टाई आप लटका लीजिए, तो हम हैं बेसिकली उस मेंटलिटी का, लेकिन अब इसमें काम करना पड़ता है।
चंद्र तल पर किसी पिंड का भार 4 न्यूटन है तो पृथ्वी तल पर उसका भार क्या होगा। जानते हो कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से 6 गुना है, तो जी का मान भी 6 गुना होगा और जी पर ही भार निर्भर करता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तब चंद्रमा पर किसी पिंड का भार 4 न्यूटन है तो यहाँ पर 4 गुना 6 न्यूटन करेंगे तो यानी कि इसका आंसर जो होगा 24 न्यूटन होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा 4 नंबर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान वाले दो पिंड क्रमशः v एवं 4v वेग से गतिशील है तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। संवेग क्या होता है, वेग और द्रव्यमान का संयुक्त प्रभाव होता है, यानी द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को संवेग कहते हैं। लेकिन हम पूछ दें कि बल और समय के संयुक्त प्रभाव को क्या कहेंगे, तब वो होगा आवेग, यानी कि आवेग आई जो इम्पल्स होता है आई बराबर एफ गुना टी होता है, मोमेंटम जो पी होता है पी बराबर एम भी होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा गया कि कोई एम द्रव्यमान का पिंड है और उस एम द्रव्यमान का और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे समझिए कि कोई एम द्रव्यमान का पिंड है जिसका वेग भी है और 4v है। तो संवेग यदि हम p देखें तो यहाँ पर p बराबर यहाँ पर होगा mv और यहाँ पर अगर p देखें तो यहाँ पर होगा 4mv हो जाएगा। अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो यहाँ पर देखिए m से m कटेगा तो यहाँ पर v से v भी कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा कितना 4, अर्थात 1:4 होगा। इसका आंसर 2 होगा। तैंतीस नंबर का प्रश्न है जो आणविक सांद्रता से संबंधित है। आणविक सांद्रता क्या होता है, आणविक सांद्रता होता है मोल की संख्या बटा आयतन। तो मोल की संख्या देखो तुमको दे दिया है 0.02 मोल, इसके बटा आयतन जो होगा 2 लीटर होगा। तो यहाँ पर जो आणविक सांद्रता होगा अर्थात जो मॉलिक्यूलर जो कंसंट्रेशन होगा सांद्रता होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01 m। मोलरता को m से डिनोट करना, अर्थात इसका आंसर 4 होगा। तो 33 नंबर का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे 34 नंबर पर। 34 नंबर का जो प्रश्न है 60 वाट का एक विद्युत बल्ब 8 घंटे जलता है तो ऊर्जा कितनी खपत होगी। तो जान रहे हैं कि ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। तो ई बराबर जो होगा ई बराबर होता है पी गुना टी, यानी कि शक्ति गुना समय। 60 वाट इसका शक्ति दे दिया है और गुना समय दे दिया है 8 घंटा। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 480 वाट घंटा होगा। और अगर इसको हम यूनिट में यानी कि इकाई में बदलेंगे कि कितना यूनिट बिजली उठा तो 1000 से तुमको भागा देना होगा। 1000 से भागा दोगे तो 0.848 यूनिट बिजली उठेगा। इसका आंसर होगा 3 नंबर, अर्थात इसका आंसर आप 3 देख लो। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो 35 नंबर का प्रश्न है। 35 नंबर में देखिए कहा गया है कि जैसे कोई लड़की जो है लेटर बॉक्स में लेटर डाल के फिर वापस उसी स्थान पर आ जाती है तो विस्थापन समय ग्राफ में उसका गति क्या है। तो पहले देखिए यहाँ 0 से लड़की चलना शुरू करती है 100 तक पहुँचती है और 100 से फिर देखिए 100 से फिर घट के कहाँ 0 तक आती है तो समय लेती है 50-50 100। अर्थात देखो यहाँ से जाने में 100 तय किया जाता है और वापस आने में भी 100 तय किया जाता है। तो गति का मतलब यहाँ पर समझो कि जैसा कि विकल्प में दिया है कि गति का मतलब यहाँ पर चाल होगा और जाने में भी 50 सेकेंड यहाँ पर लगा और आने में भी 50 सेकेंड लगा। तो टोटल दूरी हो गया 100-100-200 और अगर दोनों में समय देखा जाए तो वो 100 होगा। काटेंगे तो इसको जो है इसका चाल होगा 2 मीटर पर सेकेंड, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। 35 नंबर हो गया। 1 मिनट हम अपना सिस्टम थोड़ा देख लें। मैंने 47 सेकंड में जीके ख़त्म किया। अब मैं मूव करूँगा, कहाँ करूँगा, 1 मिनट नहीं इधर करूँगा पहले। इसके बाद 36 नंबर, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 11.5 है उनका गुणनफल 27.54 है तो दोनों में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप विकल्प से भी बना सकते हैं या फिर जो इसका स्टैंडर्ड रूल होते हैं उसे बना सकते हैं, जैसा तुम लोग बोलो। हम विकल्प से बना दें। देखो इसमें ऐसे विकल्प से बनाएंगे, जैसे मान लो कि दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है वो है 11.5 और गुणनफल जो है दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो दे दिया है 27.54, यानी गुना करने के बाद अंतिम में 4 आना चाहिए। देखो तो देखो पहला विकल्प अगर 4.3 है तो अगर छोटी संख्या 4.3 है तो इसमें 4.3 घटाएंगे तो 11 में 4 जाएगा तो 7 बचेगा और 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, ये वाला तो होगा नहीं जबकि यहाँ पर 4 है। दूसरा में यदि हम 3.4 लेते हैं तो 3.4 को इसमें घटाओगे तो यहाँ पर होगा कितना 8.1 होगा, यानी कि गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 तो आ जा रहा है भाई साहब, यहाँ पर 4 है भी और यहाँ पर 8 या 24 लगता भी है कि 27 के
निकट आ जाएगा। तीसरा चेक कर लो, नहीं तो कहोगे कि यहीं पर आंसर 2 होगा, तभी छोटों के समय बर्बाद करें। 4.5 इसमें घटाएंगे, अगर मान लो कि 4.5 लेंगे और 4.5 को इसमें घटाएंगे तो आएगा इसमें 7। तो यहाँ पर देखो 7 × 5 = 35, जबकि यहाँ पर 4 है। और चौथा नंबर में देखो, अगर 5.4 इसमें घटाएंगे तो 5.4 उसमें घटाओगे तब उसमें आएगा कितना, 6.1। लेकिन गुना करोगे तो 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा था, इसमें भी 4 आ रहा है, लेकिन 6 × 5 = 30 है कितना, 27। इसका मतलब आंसर लेंगे 2। कभी कभी विकल्प का भी सहारा लो, हम उतना मैथ नहीं ना जानते हैं, थोड़ा सा साधारण शिक्षक। नहीं ऐसा नहीं है, आके बेटा कभी क्लास में देख लो। देखिए, एक फर्म में कुल 120 कर्मचारी हैं। पुरुष कर्मचारियों का औसत वजन 61 है, महिला का 58 है, सभी का 59 है। तो पुरुष महिला का अनुपात क्या है? देखो, पुरुष महिला का अनुपात क्या होगा? जैसे कि कोई फर्म है, FIRM फर्म में कुल कर्मचारियों का संख्या 120 है, जिसमें कि पुरुष भी हैं, में से महिला भी है। बिहार में तो खैर भाई मैंडेटरी है कि 35% महिला बिहार सरकार के सरकारी जो नियोजन हैं उसमें होने चाहिए। लेकिन खैर इसमें देखिए, इसमें जो कि पुरुष कर्मचारी 61 होते हैं, महिला कर्मचारियों का संख्या 58 है, सम्मिलित रूप से 59 है। घटाओगे तो 2 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा, 1:2 होगा। इसका आंसर 3 होगा। अब इसको तेज़ी से मिटाते हैं क्योंकि सब प्रश्न काफ़ी समान किस्म का है देखा जाए तो। इसके बाद देखिए, मैंने किसी काम का 3 मैंने किसी किताब का, की से किताब, पु से पुस्तक। देखो, तो यहाँ पर दिया है कि किसी किताब का 3/7 भाग पढ़ लिया, 3/7 भाग पढ़ लिया, और जो बचा हुआ था, बचा हुआ का 5/8 भाग, बचा हुआ का 5/8 भाग पढ़ा, तो अंतिम में शेष बच गया कितना? अंतिम में शेष बच जाता है 60 पृष्ठ। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ 5/8 है और 3/7 है, तो इसमें मानोगे कि कितना पृष्ठ है? मानने के लिए हम हर को देखते हैं, 7 और 8, 8 × 7 = 56। तो किताब में मान लो कि जो कुल पृष्ठ का संख्या है वो 56 है, तो 56 होगा। तो 3/7 का 56, 7 × 8 = 56, तो 8 × 3 = 24, यानी कि शुरू में वो 24 पेज पढ़ा। अगर 56 में हम 24 घटाएंगे तो 32 आएगा, और 56 में यदि हम 24 घटाएंगे तो हमको 32 आएगा, और 32 का 5/8 निकालेंगे तो 8 × 4 = 32, 5 × 20, यानी कि 20 और 24, ये टोटल पेज पढ़ लिया कितना? 44 पढ़ लिया। तो 56 में 44 को घटा देना तो आ जाएगा 12। तो 60 का तुलना करोगे किससे? 12 से। और हमको कुल पृष्ठ पूछा है, तो कुल पृष्ठ निकालने के लिए हम इसमें गुना करेंगे कितना से? 56 से। तो 12 × 5 = 60 होगा, 56 × 5 = 280, यानी कि आंसर इसका कितना होगा? 4 होगा देखा जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक महिला अपने ग्राहक को अपने मौजूद सेबों का आधा स्टॉक और आधा से बेचती है, तो दूसरे ग्राहक को बचे हुए स्टॉक का आधा और आधा से बेचती है। ऐसा ही तीसरे ग्राहक के साथ भी करती है। अंत में उसके पास 8 सेब बचते हैं, तो उसके पास शुरुआत में कितने सेब? देखो, अंत में 8 सेब बचा, तो 8 अंत में 8 सेब जब इसके पास बचता है तो 8 सेब उसके पास बचा, जो कि आधा स्टॉक का आधा था। उसके पहले 8 सेब और आधा सेब किसी को दिया गया, इसका मतलब कि उस टाइम उसके पास दुगना होगा इसका, यानी कि अंत में 8 सेब बचा, उसके ठीक पहले 8 सेब और आधा सेब किसी को दिया गया, मतलब इसके दुगना सेब उसके पास होंगे। तो आप समझिए कि यहाँ पर 8 दूनी 16, 17/2, यानी कि तीसरे ग्राहक को देने से पहले 8 दूनी 16, 17/2, यानी कि इसके पास 17 सेब थे। अब दूसरे ग्राहक को सेब देने से पहले उसके पास कितने सेब थे? तो 17 होगा, और 17 का हाफ होगा, और गुना 2 करेंगे। 17 दूनी 34 से 35/2, तो यहाँ पर जो सेबों की संख्या आएगी वो 35 आएगी। पहले के लिए यदि हम निकालेंगे तो 35/2 + 1 गुना 2 करेंगे। 35 दूनी 70 है, 71, कैसे कर दिए हम भी जी, दिमाग। देखिए, 8 सेब लास्ट में बचा, उसके पहले 8 सेब और उसका आधा किसी को दिया गया, मतलब इसका दुगना सेब उसको तीसरे ग्राहक के देने से पहले होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 17/2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 17 आएगा। फिर अगर दूसरे ग्राहक को हम देखें तो दूसरे ग्राहक को देने से पहले उसके पास सेबों की संख्या होगी 17.1/2 गुना 2, यानी कि यहाँ पर 35 सेब होगा। और यहाँ पर यदि पहले ग्राहक के सेबों की संख्या देखा जाए तो 35 + 1/2 गुना 2 होगा, बराबर यहाँ से आएगा 71 सेब, यानी कि शुरुआत में उसके पास 71 सेब थे।
देखो इस प्रश्न में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, तो जान रहे हो, देखो ये सब बताने वाला बात है, आप लोग बच्चे तो हैं नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, तो इसको तोड़ेंगे तो हम जानते हैं ऊपर में कि इसको जब ब्रेक करते हैं तो 4a भी आता है, नीचे में बटा में ए भी होगा, कटेगा तो ये आएगा कितना 4 होगा, आंसर इसका 1 होगा। क्या इसमें टाइम बर्बाद करना है, हटाओ। 40 के बाद 41, इसमें देखिए एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें दिया गया है कि वर्ष में खेलों में हुआ कुल खर्च 1,80,000 रुपये है, कि 10 लाख है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,80,000 रुपये था, ठीक है। कुल खर्च किसी खेल में हुआ 10,80,000। तो तुम लोग जानता होगा कि पाई चार्ट में कुल हम लोग डिग्री में लेते हैं तो डिग्री में 360 डिग्री होता है, तो कुल खर्च दिया है 10,80,000, इसका तुलना हम लोग करेंगे 360 से। और पूछा है कि पूछा है इसमें कि क्रिकेट पर खर्च की गई राशि बास्केटबॉल से कितनी अधिक है, यानी कि क्रिकेट पर जो सी मतलब क्रिकेट, बी मैंने बास्केटबॉल, कितना खर्च अधिक किया गया। तो देखो यहाँ पर 10,80,000 है बटा 360, क्रिकेट वाला देखेंगे, क्रिकेट वाला यहाँ पर दिया है तो 81 खर्च किया है, माइनस बास्केटबॉल वाला देखेंगे तो 50 है, तो 50 यहाँ खर्च किया है। अगर 360 से इसको काटें तो 3 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो घटा के 31 आएगा, तो 31 या 93, अर्थात 93,000 रुपया, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। देखा जाए तो यहाँ से नहीं होगा भाई साहब, ऐसे होगा, ठीक है। कौन सा प्रश्न बताएं, हाँ 8,000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज की दर से बराबर वर्षों में निवेश किया गया है, यानी कि ब्याज की दर और जो समय है दोनों बराबर है। मतलब ऐसे समझो कि अगर हम जो बोल रहे हैं उसको लिखना चाहें तो जो ब्याज का जो दर है, ब्याज का दर जो r है और समय जो t है, दोनों बराबर है किसके, x के बराबर है। तो देखो कोई धन 8,000 रुपये पर जो है बराबर दर, 8,000 रुपये की राशि पर जो है दर के बराबर वर्ष में देखा जाए तो उनको लास्ट में जो साधारण ब्याज मिलता है 11,520 रुपये मिलता है। तो तुम्हें जानता है कि एएसआई जो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है, 100 होता है। तो एएसआई यहाँ पर दे दिया है कि 11,520 रुपया मिला है, जबकि मूलधन प्रश्न में दे दिया है कि 8,000 है, गुना समय के लिए भी x लो और दर के लिए भी तुम x ले लेना, बटा 100 कर लेना। अगर मान लो कि 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 8 से इसको काटे, 144 होगा, 144 यहाँ x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर 12, यानी कि दर का प्रतिशत 4, यानी कि 12। ठीक, अब आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः उतना है, इसे 3:2:5 है भाई। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:5 है, इसे ₹10 प्रति वर्ग मीटर के दर से पेंट करने और ₹12 प्रति वर्ग मीटर के दर से पेंट करने का अंतर 3100 है, यानी कि 10 रुपये पेंट करावोगे और 12 रुपये पेंट करावोगे तो दोनों के बीच जो है फर्क पड़ जाएगा कितना, यानी कि पैसा में अंतर आ जाएगा 3100 रुपया। तो घनाभ का ऊंचाई पूछा है। तो देखो जैसा कि प्रश्न में दिया है कि यहाँ पर ऐसे एक घनाभ है और यहाँ पर देखिए प्रश्न में जैसा कि आपको दे दिया है कि घनाभ का जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इसके संबंध में आपको यहाँ पर डायमेंशन दे दिया 3:2:5 है, यानी कि 3 है 2 है 5 है, यानी कि देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 3:2:5 है, यानी कि इसको तुम लोग मान लेना कि 3x है 2x है 5x है। तो देखिए आप चूँकि पेंट करना है तो उसके बाहरी सतह के क्षेत्रफल को ही हम पेंट करेंगे, तो पेंट करेंगे तो फिर यहाँ पर है जो कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल बाहरी सतह का क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो होता है 2 × LV प्लस होता है BH प्लस होता है HL। तो ऐसे में इसको हम देखें तो यहाँ पर जो निकलेगा 2 × LV, यानी कि 3 दूनी 6x स्क्वायर होगा, इसके बाद फिर होगा BH यानी कि 5 दूनी 10x स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा, हाँ HL होगा तो 5 × 15x स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको 10 6 16 16 और 15 हो गया 31, और 31 दूनी कितना हो गया 62, तो 62x स्क्वायर आप समझिए आता है। अब देखिए इसमें सवाल में दे दिया है कि इसको अगर हम 10 रुपये के
₹10 के दर से पेंट करवाते हैं तो हमको पूरा एरिया है 62x² गुना 10 खर्च होगा। और इसी को यदि हम ₹12 के दर से पेंट करवाएंगे तो हमको एक खर्च होगा, लेकिन खर्च का अंतर दे दिया है प्रश्न में 3100। तब क्या करोगे कि यहाँ पर 62x² है जो कि कॉमन ले लेना, और 12 में जाएगा 10 तो बचेगा 2 और बराबर यहाँ पर हो गया 3100। 31 दूनी 62 काटेंगे, 2 से इधर काटेंगे तो 50 होगा, और 2 से इधर काटेंगे तो 25 होगा। ओहो फिसल जाते हैं, जवान न फिसले मेरा, हाथ फिसल जाए। x बराबर कितना होगा 5, यानी कि x बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर घनाभ ऊंचाई पूछा है तो 5 गुना 5 कितना होता है 25, यानी कि 5x लेंगे तो 5 गुना 5 होगा 25। इसका आंसर 1 होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 5 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में 10√3 वर्ग सेंटीमीटर तक वृद्धि होती है, तो भुजा ज्ञात करें। अब देखिए 1 मिनट रुक जाइए, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं, मोबाइल से चूँकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 5 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। तो देखो मान लेना कि क्या मानोगे, पहले तो हम ही नहीं मान रहे हैं कि सही से पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर कोई समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा ए है, और अगर इसके भुजा को प्रत्येक भुजा को 5 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है, मान लीजिए कि भुजा को बढ़ा के यहाँ पर हम a+5 a+5 यहाँ पर कर दें, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल में 10√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यहाँ जो क्षेत्रफल होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होगा, ये होगा। यहाँ जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर a+5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ई इससे बढ़ गया कितना, सवाल में दे दिया है कि 10√3 बढ़ गया, यानी इसमें इसको घटाएंगे तो घटाओगे तो √3/4 कॉमन हो जाएगा, तो √3/4 और अंदर में यहाँ पर हो जाएगा a+5 का होल स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा कितना a² माइनस a² और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10√3। √3 से √3 काट देना, और a² माइनस b², तो a+b, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 2a+5, और घटाएंगे तो a से a कटेगा तो गुना कितना होगा 5, ये 4 उधर जाके गुना होगा तो 10 चौ कितना होगा 40, तो 40 को काटोगे 5 से तो आएगा 8, 8 में जाएगा 5 तो 3, 3 में 2 से भागा तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना 1.5, यानी कि इसका आंसर होगा 3। सोल्व करने का बात है भैया। यहाँ पर क्या करोगे कि ये जो लाइन लिखें इसमें इसको घटा के 10√3 लिखें, बाकी तो सोल्व तुम कर लेना, इतना भी जानता होगा, कोई ऐसा भी दिक्कत नहीं है। चलो 44 हो गया। इसके बाद हम लोग कौन सा सेट पर चलेंगे, 45 नंबर। एक विक्रेता 340 रुपये में 25 संतरे बेचता है। इस सौदे में वह 8 संतरों की कीमत के बराबर हानि उठाता है। तो संतरे की कीमत, तो पहले देखो हानि का प्रतिशत निकालो। इसमें पहले हम लोग हानि का प्रतिशत निकालेंगे, जैसा कि प्रश्न में दिया है कि यहाँ पर हानि का जो प्रतिशत होगा, इसको हानि होता है 8 संतरा हानि होता है। जब 25 संतरा बेचा जाता है तो 25 संतरा बेचा जाएगा तो 8 संतरा हानि होगा, तो हानि का प्रतिशत होगा 25 × 100, 8 चौ कितना होगा 32। और देखिए हानि होता है कब, जब 340 रुपये में बेचता है तब, लेकिन 340 रुपये में बेचने पर 32% हानि हो रहा है, तो 100 में 32 घटाएंगे तो कितना होगा 68 होगा, और गुना 100 करेंगे तब इसका हमको क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे काटेंगे कि 34 दूनी 68 और 50 दूनी 100, यानी कि इसका क्रयमूल्य आ जाएगा कितना 500। 25 संतरा का क्रयमूल्य 500, तो एक संतरा का क्रयमूल्य हम निकालेंगे तो उसका क्रयमूल्य आ जाएगा कितना 20 रुपया। तो देखिए हानि पहले निकालेंगे, 8 संतरा हानि होता है 25 संतरा बेचने पर, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत आ जाएगा 32%, और 340 रुपये में बेचने पर हानि होता है, तो 100 रुपया में 100 में 32 घटाएंगे तो 68 से इसका तुलना करेंगे, जब गुना 100 कर देंगे तो क्रयमूल्य मिल जाएगा 25 संतरा का, तो एक संतरा का मूल्य 20 रुपया होगा। ठीक, अब हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 1080 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान धीमा हो गया। यात्रा के लिए उसकी औसत गति 360 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो गई और समय 30 मिनट बढ़ गया। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए इस विमान को उड़ना है 1080 किलोमीटर, तो 1080 किलोमीटर इसको उड़ान भरना है। तो मान लीजिए कि पहले जो है एक चाल से उड़ान भर रहा था, लेकिन उसका गति चूँकि 360 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया, तो समय बोल रहा है कि वो बढ़ गया 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है कितना घंटा, आधा घंटा।
अगर इसको हम गुना करेंगे तो गुना करने के केस में जो है यहाँ पर 1080 कॉमन ले लीजिएगा। 1080 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस यहाँ पर माइनस x होगा और प्लस हो जाएगा 360 और बटा हो जाएगा x माइनस 360 इंटू कितना होगा x हो जाएगा और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1/2। एक से x यहाँ कट जाएगा। अगर इसको हम ऊपर में लिखेंगे तो 1080 गुना 360 गुना 2 करेंगे तो 720 होगा और इस साइड में हो जाएगा x गुना x माइनस 360। अब यहाँ से हीट एंड ट्रायल मेथड लगा दो। चूँकि देखो अगर हम यहाँ पर 1080 रख देते हैं x के स्थान पर तो 1080 में 360 घटाएंगे तो यहाँ भी 720 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि x के स्थान पर हमको 1080 लेना चाहिए। मतलब कि शुरू का जो चाल है x वो होगा 1080 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय होता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि 1080 बटा 1080 करेंगे यानी कि शुरू का समय जो होगा वो 1 घंटे होगा। यानी कि इसका आंसर 1 होगा। शुरू का जो समय होगा यही ना होगा, तो 1080 बटा है जो कि 1080 करेंगे इसका जो है 1 घंटा हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर 3 होगा 46 का। 47 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए 47 नंबर का जो प्रश्न है इसको आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा आप लोग से। इसका जो है ना इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद 48 नंबर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी √10 है, तो सीधी समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए उनके वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, अभी देखिए इससे स्पष्ट है कि जैसे कि 2 वृत्त यहाँ पर है, इस प्रकार से जो है 2 वृत्त हैं और 2 वृत्त एक दूसरे को देखा जाए तो ऐसे काट रहे हैं और काट रहे हैं, तो इनके बीच का जो केंद्रों के बीच का दूरी है वो है जो कि प्रश्न में √10 दिया गया है। इसका जो त्रिज्या है r1 उसका वैल्यू दे दिया गया है 5 और इसका जो त्रिज्या है, मान लीजिए कि इसका जो त्रिज्या है r2 इसका वैल्यू दे दिया गया है कितना 6। तो देखिए इसमें पूछा है कि सीधी समान स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है उसमें हम इस फार्मूला को लगाएंगे d² माइनस इसमें कर देंगे r2 माइनस r1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर d का स्क्वायर करोगे तो √10 का स्क्वायर कितना होगा 10 होगा और माइनस यहाँ पर करोगे 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये तो घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 10 में 1 जाएगा तो 9 आएगा और 9 में से जो कि बाहर निकलेगा कितना 3, यानी कि इसका आंसर होगा 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 32 रुपये प्रति केजी वाली दार्जिलिंग चाय के साथ 25 रुपये प्रति केजी वाली असम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 32 रुपये 40 पैसा प्रति केजी पर बेचने से 20% का लाभ हो। तो देखिए इसमें जो है आप एलिगेशन सीधे लगा लीजिएगा, जैसा कि हम समझते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को कर चुके होंगे। 32 रुपया एक चाय, 2 प्रकार का चाय है, एक 32 रुपये है दूसरा 25 रुपये है और इसको अगर हम मिलाते हैं तो 32 रुपये 40 पैसे बेचने पर हमको 20% लाभ होता है। इसका मतलब कि अगर इसको हम काट दें तो काटिएगा तो इसको काटने पर 27 आएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों चाय को मिलाने पर यदि कीमत 27 रुपया बनता है तब उस समय इसका रेशियो क्या होगा, तब उस समय इसका जो रेशियो होगा 2:5 होगा। हम इसमें इसको घटा लेंगे, इसमें इसको घटा लेंगे तो रेशियो 2:5 आएगा, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 50 नंबर का जो प्रश्न है, 2 वृत्तों के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो 2 वृत्तों के लिए मान लो कि यहाँ पर एक वृत्त इस प्रकार से ऐसे है और दूसरा वृत्त इस प्रकार से ऐसे है और उनका त्रिज्या 4 और 5 सेंटीमीटर है। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। देखो केंद्र के बीच का दूरी होता है 4, 5, 9, तब दोनों वृत्त इस प्रकार से ऐसे टच करता, तब स्पर्श रेखा होता 1, 2, 3। अगर केंद्र के बीच दूरी है जो कि आप समझिए कि 5 से ज़्यादा होता, 9 से भी ज़्यादा होता, तो 2 वृत्त इस प्रकार से ऐसे होता और दोनों के बीच जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होती वो 4 हो जाती, 1, 2, 3, 4। लेकिन नहीं, ये दोनों 4, 5, 9 होता है, लेकिन उससे 5 सेंटीमीटर जो है कम है। इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, तो काट रहा है तो ऐसे केस में आप समझिए कि एक वृत्त का त्रिज्या 4 दिया है, दूसरे वृत्त का जो है 5 दिया है, दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस करेगा तो 2 ही स्पर्श रेखा खींचना संभव होगा। इसका आंसर 3 होगा। इसके बाद 50 नंबर हो गया। इसके बाद आइए 51 नंबर। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो मान लो यहाँ से कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसको हम लोग मान लेंगे कि 100 है। अगर जरा मिटा लें, बोर्ड पर मिटाए, बड़े दिन हो गया।
देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य को हम लोग 100 मान लेंगे। इस पर 25% छूट पर यदि बेचेगा तो बेचेगा कितना में, 75 में। लेकिन 75 में भी बेचने पर 20% लाभ कमाता है, तो 75 का तुलना हम लोग 120 से करेंगे। ऐसा करने से हमको क्रय मूल्य इसका मिल जाएगा। इसका क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। क्रय मूल्य यहाँ से इसको काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा। और ये जान रहे हैं कि यहाँ पर जो कि 4 तिया 12 काटेंगे, तो यहाँ पर है जो कि 25 तिया 75 कटेगा। 2 दूनी 4 काटेंगे तो 5 दूनी 10 कटेगा। तो 25 पचे 125/2 होगा, तो 62.5 आ जाएगा। अब देखिए, या इसको आप ऐसे समझिए कि 125/2 ही आप लिख सकते हैं कि भाई काटने पर जो है ये 125/2 आया। तो 125/2 जब ये होगा तब इसमें क्या करेंगे कि इस समय जो है हम इसका ध्यान रखेंगे कि जैसे प्रश्न में जो दिया है कि एक वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उस पर अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए कि ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको देखिए फिर से समझिए, एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य 100 है, 25% छूट देगा तो 75 में बेचेगा। अब 75 में बेचने पर भी इसको 20% लाभ होता है, तो 75 का तुलना 120 से करेंगे, गुना 100 करेंगे, तब इसका जो क्रय मूल्य आएगा 125/2 आ जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में जो है हम इसका ध्यान रखेंगे कि जैसे वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो लागत मूल्य में 20% का वृद्धि होगा, तो लागत मूल्य इसका है कितना, 125/2 है। और अगर इसमें 20% का वृद्धि होगा तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि उसी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य यहाँ पर 100 था और इस पर अगर प्रतिशत छूट है जो कि 100 - 1 बटा यहाँ पर 100 करेंगे, और यही छूट देने के बाद 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन न हो। तो अगर लागत मूल्य 20% बढ़ भी जाता है तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 गुना यहाँ पर है जो कि 4 से काटेंगे, और यहाँ पर है जो कि 6 होगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि देखा जाए तो यहाँ पर 5 गुना 125 हुआ, और इसको आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू जो होगा वो 10% के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है कि ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो, तो लाभ का प्रतिशत में कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर लेकिन लागत मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाता है, तो इसमें पहले नहीं तो एक बात इसको ऐसे करना, एक लाइन में अगर इसको लिखना चाहें ना तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए इस प्रश्न को, जो हम लिखे हैं उससे थोड़ा सा आपका स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा होगा। वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसको आप मानिएगा 100, और इस पर 25% छूट देने के बाद वस्तु को बेच रहा है 75 में, 75 में इसको बेचा जा रहा है। तो 75 रुपया में भी बेचे जाने पर जो है आप ऐसे समझिए, 75 में भी बेचे जाने पर इसको 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 75 का जो तुलना है हम लोग क्या करेंगे कि 75 में बेचेगा तो 20% लाभ हो रहा है, तो 75 का तुलना 120 से और गुना 100 कर देंगे। इसी को है जो कि काटिएगा तो 125 बटा कितना आएगा, 2। आप बोल रहा है कि लागत में 20% वृद्धि हो जाता है, तो 125/2 गुना 120 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसको 4 से काटिएगा, इसको 5 से काटिएगा, ये 8 से 4 दूनी 8, यहाँ पर जो है 4 गुना 25 होगा, 5 गुना 25 होगा, 4 दूनी 8 से काटेंगे तो 15 होगा, यानी कि 15 पचे कितना होगा, 75 होगा। अब देखिए वस्तु के लागत मूल्य में 20% का वृद्धि होने के बाद ये 75 हो गया। अब सवाल यह है कि बोल रहा है कि उसी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन न हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो अंकित मूल्य है 100 है, यहाँ पर 100 - 1 होगा और बटा यहाँ पर 100 होगा। लाभ का जो पहले प्रतिशत था वो 20 था, तो यहाँ पर 75 गुना 120/100 कर लेंगे। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू जो है 10% आ, यानी कि इसका आंसर 3 होगा। हो जाता है कभी कभी इधर उधर, छोड़ो। चलो 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखो 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम का 2 अंक जो है वो कटना चाहिए। तो 4 से विभाज्य होने के लिए इसमें अंतिम का 2 अंक 13 चौ 52, 27 चौ यहाँ पर होगा 84 भी कट जाएगा, 21 चौ 84, 16 चौ 64, लेकिन ए वाला लास्ट में 2 अंक नहीं कट रहा है, यानी कि इसका आंसर 4 होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। इसके अलावा 53 नंबर देखिए,
यदि टंकी का 3/7वां भाग 36 मिनट में भरता है तो पूरा भाग इसका भरेगा 12 तिया 36, 12 सतह 84, यानी कि 84 मिनट में पूरा भाग भरेगा। तो इसमें एक चीज़ ये भी देखिए कि फिर बोल रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो शेष भाग को भरने में कोई टंकी है उसका 3/7 भाग जो है वो 36 मिनट में भरता है, तो पूरा भाग भरेगा पूरा भाग अगर इसका देखा जाए तो पूरा भाग भरेगा 12 सतह 84 मिनट में। और जो शेष भाग बच गया तो अगर एक में 3/7 को घटाओगे तो शेष भाग मिलेगा, तो बाकी जो शेष भाग 4/7 है ये भरेगा कितना मिनट में, तो पूरा 84 में भरता है तो 84 गुना 4/7 करेंगे, तो यहाँ पर है जो कि 12 सतह 84 यानी कि 12 चौ 48 मिनट में ये भर जाएगा, अर्थात इसका आंसर 1 होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 53 के बाद 54 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तथा उसे 108 रुपये की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत इसमें कुछ करना ही नहीं है, 108 बटा 720 करेंगे और गुना 100 करेंगे, तो ऐसा कीजिएगा तो आपको आंसर 15% आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 54 बना लिए होंगे आप लोग। 55 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 950 है तो एक दुकानदार 10% की छूट देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो आपको प्रश्न में दे दिया, वस्तु का अंकित मूल्य आपके प्रश्न में दिया है कि 950 है, 10% का छूट दिया जाता है तो 90 से गुना करो, तब वो 80% का लाभ कमाता है, तो 80% का लाभ कमाता है तो इसका तुलना 180 से कर दो, तो 2 से यहाँ पर भागा देंगे तो आ जाएगा 475, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा 55 का 4 होगा। ओ हो भूख लग रहा है लगता है हमको। 2A 5B 10C में ABC क्या है, सभी में 2, 5, 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, तो सभी में आप 10 से भागा दे दीजिएगा, जैसा कि प्रश्न में दिया है 2A बराबर 5B बराबर 10C। अब इसमें क्या करेंगे कि 10 से भागा दे देंगे, 10 से यहाँ पर भागा दे देंगे, क्योंकि सभी का इन तीनों का एलसीएम 10 होगा, तो 2 से काटोगे तो 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यानी कि ABC का जो रेशियो निकल के आएगा वो ABC का रेशियो हो जाएगा 5:2:1, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। चलो हो गया, कहानी खत्म इसका, ठीक है, आगे चलो। अब इसके बाद जो है 57 नंबर। 57 में है कि त्रिभुज ABC में कोण B का माप 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ABC यहाँ पर ऐसे दे दिया है, एकदम डायरेक्ट ऐसे बना ही देते हैं। B में कोण का माप 90 डिग्री है, मान लो कि यहाँ पर A है और यहाँ पर जो है C है। यहाँ पर प्रश्न में आपको दे दिया है कि सेक A बराबर 25/7, और सेक तुम लोग जानता है कि A होता है, ये जो सेक थीटा का मान होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा यहाँ पर आधार है, यानी कि कर्ण का मान जो 25 है और आधार का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो जान रहे हो कि 25 है 7 है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 24, 25 का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर घटा देना तो 576 आएगा, उसको रूट में 24 निकाल लेना। अब पूछा है कि यदि AB 14 है तो AB यहाँ पर 7 है, ये हो गया 7 दूनी 14, तो पूछ रहा है कि BC की लंबाई क्या होगी, तो BC का जो लंबाई होगा ठीक दुगना हो जाएगा, 24 दूनी कितना होगा 48 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। चलो 57 नंबर हो गया, खत्म। अगला प्रश्न जो है 58 नंबर। 58 नंबर। किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर परिणाम 90 आता है, तो किसी संख्या के 70% में 120 घटाने पर जो परिणाम है वो 90 आता है, तो आप ऐसा करो कि तो किसी भी तरह से कोई संख्या x है, इसका 70% है, इसमें 120 घटाएंगे तो 90 आएगा, तो 90 120 हो जाएगा 210, और नीचे भाग पड़ जाएगा 70 से और गुना हो जाएगा 100, तो अकेले बच जाएगा बेचारा x, तो यहाँ काटेंगे तो इसका आंसर 100 300 होगा। 58 किसी 58 तो हम पढ़ ही चुके जी। 59 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को 14 सेकंड में पार करती है, तो गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, पता नहीं, हम कैसे दे दिए इतना हल्का सवाल। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को 14 सेकंड में पार करती है, तो इसका चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए इसको 18 बटा क्या करना 5 से गुना कर देना, ऐसा करोगे तो 14×5 70, 70×5 350, 18×5 90, यानी कि आंसर इसका 3 होगा। ठीक।
60 नंबर में ग्राफ दिया कि शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी चौपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम है। देखो ए में देखना है, ए वाला शुरू वाला है, तो ए में देखो 2009 यहाँ आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ 270 से सीधे 442 हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन और किसी भी दो क्रमागत जो है ग्राफ में आपको नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अब आइए हम लोग रीजनिंग वाला पोर्शन पर चलते हैं। बड़ी दार आगे चल गए, इधर थोड़ा बीच में लीजिए, ठीक है। प्रदत्त अवयव में कौन सी संख्या आएगी, ऐसे करना 5 4 9 7 4 11 11 नमा 99 6 2 8 और यहाँ 8 हो गए। देखो 6 2 8 8 7 15, तो 15 ठीक 120, 5 5 यहाँ पर देखो 5 5 10 हो गया और 11 6 17, तो 17 दहाँ को 170। समझे, फिर से समझिए 5 4 9 और 7 4 11 थे, 7 4 11 नमा 99, 8 7 15 और 6 2 8 15 ठीक 120, 11 6 17 17 दहाँ को 170, यानी कि 61 का आंसर 4 होगा। 62 नीचे दिए गए पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है और फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा संख्या है, एक के विपरीत वाले फलक पर। तो एक के विपरीत वाले फलक पर इसको देखो किस रूल से बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज के रूल से बनाएंगे। 2 के सामने एक छो, इसमें पूछा 1 के सामने ना, तो 1 के सामने नहीं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वाले रूल से बनो। यहाँ से 1 6 2 लो, तो यहाँ से ऐसे लिखो 1 6 2, और यहाँ पर नहीं तो सॉरी यहाँ 2 से लेना ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर ऐसे समझिए कि हम 2 चूँकि दोनों में कॉमन है तो 2 पर पहले फोकस करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 2 1 और कितना लेंगे 6, तो यहाँ पर लेंगे 2 4 और 5, यानी कि 2 4 और 5, तो 1 के सामने कौन आया 4, यानी कि इसका आंसर होगा 3। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला सवाल जो है वो है आपको कि 8 2 के एलिमेनो जो है, एक कहने का मतलब है कि एक हो इस सामने क्या आ रहा है, 1 मिनट इसको सिर्फ हम हटा लें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए चलिए थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी होना ज़रूरी होता है। देखिए इस एक प्रश्न रीजनिंग का है जिसमें कि क्या कहा गया है, 8 2 के LMNOPQR गोल मेज पर बैठे हैं। इस प्रकार से जो है गोल मेज है, इससे पहले 8 दोस्तों का ऐसे क्रम बना लेना, इस प्रकार से 8 दोस्त का हम क्रम ऐसे बना लेंगे। अब इसमें देखो जैसे कि सवाल में दिया है कि के ओ के बिल्कुल सामने बैठा है, तो के ओ के बिल्कुल सामने बैठा है मतलब कि आप कहीं तो आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन ऐसे तो हम चलेंगे नहीं कि के कहीं भी ले लें। यहाँ पर लिखा है कि एन के बिल्कुल दाईं ओर है, तो एन जो है के बिल्कुल दाईं ओर है। मान लो कि एन यहाँ पर है और एक के बिल्कुल दाईं ओर है, और के सामने ओ के सामने बैठा है, तब हम लेंगे। फिर एल आर और पी एन के सामने, तो पी जो है एन के सामने है, एल जो है आर के सामने है, और प्रश्न में दिया है एम क्यू के सामने है। इस प्रकार से आप ऐसे लीजिए, तो ओ पी और क्यू के बीच में बैठा है, इसमें ओ पी और क्यू के बीच में बैठा है तो सही है जी। एल आर के सामने बैठा है, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एल के बाईं ओर तीसरे, नहीं ये तो गलत लग रहा है, यहाँ पर तो दूसरा स्थान है ना, के एम और एन के बीच बैठा है, के एम और एन के बीच बैठा है। अच्छा, तो इसका आंसर जो होगा आपको ये वाला सही नहीं है, गलत देखा जाए तो। फिर ठीक है, चलिए 63 नंबर हो गया ना। 63 के बाद 64 नंबर। 64 में है कि प्रदत्त समूह की छवि दर्पण में चुने, तो अगर इसको हम इसके समूह छवि दर्पण में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये सब प्रश्न आप कर लीजिएगा, ऐसा भी कुछ टेढ़ा नहीं है। चलिए 65 नंबर, रागिनी का कार्तिक के साथ क्या रिश्ता है, यानी रागिनी और कार्तिक के बीच रिश्ता क्या है। तो अर्पित कार्तिक की माँ है, अर्पित कार्तिक की माँ है। और देखो इसमें पहला विकल्प तो सही छट जाएगा, अर्पित कार्तिक की माँ है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि
ना तो अर्पित का चर्चा और किसी से किया गया है, किसी से इसमें किया ही नहीं गया है। अर्पित सिर्फ एक ही बार आया है, बाकी अर्पित जो है उसका चर्चा किसी के साथ है ही नहीं। पहला विकल्प तो ऐसे ही छट जाता है। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो इसमें रागिनी का कार्तिक के साथ क्या रिश्ता है। तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे देखेंगे, जैसे मान लो कि ठीक है, हम पहले से ही चलते हैं कि अर्पित जो है, यहाँ पर दे दिया प्रश्न में कि अर्पित जो है कार्तिक की माँ है, यहाँ पर कार्तिक की माँ है। इससे हमको तो ये पता नहीं चल पा रहा है भाई कि रागिनी का कार्तिक के साथ क्या रिश्ता है। पहला विकल्प से आर्यन बीना का भाई है, मान लो कि यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं हम आर्यन, और आर्यन जो है ये भाई है बीना का, आर्यन बीना का भाई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे होगा। बीना रागिनी की बेटी है, बीना जो है ये बेटी है किसकी, रागिनी की बेटी है। तो बीना रागिनी की बेटी होगी, इसको इसका तीर इधर होगा, सॉरी। और कार्तिक आर्यन का पिता है, कार्तिक जो है आर्यन का पिता है, कार्तिक आर्यन का पिता है। तो देखिए इसमें ये सब चूँकि भाई बहन है, और बीना बेटी है रागिनी की, और आर्यन जो है कार्तिक का बेटा हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि रागिनी का कार्तिक के साथ पति पत्नी का संबंध है। यानी कि देखो हमको 2, 3, 4 ये विकल्प लेना हुआ है, ऐसा कोई आंसर, इसका आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको 2, 3, 4 का ही प्रयोग करके आप इसको बना पाएंगे। 65 के बाद 66 नंबर। देखिए 5 वस्तुओं में ABCDE में AD से 5 गुना भारी है। ओहो, तब तो इसको लेना होगा आपको इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया है ना कि ABCD, तो ABCDE, ABCD है, कह रहा AD से 5 गुना भारी है, BC से 3.5 गुना भारी है, DE से दुगना भारी है, CA से 3 गुना भारी है। DE से दुगना भारी है तो क्या करोगे, यानी कि D 1 और यहाँ पर 2 होगा, D जो है E से दुगना भारी होगा। फिर देखो दे दिया है AD से 5 गुना भारी है, तो ये 5 गुना भारी है, तो गुना 5 करो तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और फिर दे दिया है कि DE से CA से 3 गुना भारी है, CA से 3 गुना भारी है, तो यहाँ पर 10 दिया कितना होगा, 30 हो जाएगा। और B जो है C से 3.5 गुना भारी, यानी कि इसमें 3.5 से गुना करो तो 100 कितना होगा, 5 होगा। तो प्रश्न को फिर से समझो, D E से दुगना भारी है, तो D जो है E से दुगना भारी होगा। फिर A जो है D से 5 गुना भारी है, तो 2 × 5 = 10 होगा। और फिर C जो है A से 3 गुना भारी है, और तो C 10 × 30 होगा। और B जो